देश के टॉप 7 गेमर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किया संवाद। पीएम ने गेमर्स को स्वच्छता जैसे मुद्दों पर आधारित गेम्स बनाने का दिया सुझाव। गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स भी खेले। चुनाव प्रचार के रण में भाजपा के दिग्गजों ने लगाया दम। अमित शाह ने तमिलनाडु की कन्याकुमारी में किया भव्य रोड शो। नागालैंड में जेपी नड्डा ने गिनाए नॉर्थ ईस्ट में हुए विकास कार्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने प्रचार अभियान किया तेज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों के नाम पर मांगे वोट। उत्तराखंड के रामनगर और हरिद्वार में प्रियंका वाड्रा की जनसभाएं। राजद ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमलावर ने की 5 लोगों की चाकू मारकर हत्या। भीड़भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर में हमलावर ने लोगों को बनाया निशाना। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को किया ढेर। दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजे गए रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के दोनों मुख्य आरोपी बेंगलुरु की विशेष एनआईए अदालत ने हिरासत में भेजने का दिया आदेश। एनआईए को सीसीटीवी से मिले कई नए सबूत। देश भर में आज त्योहारों की बहार। बैसाखी, विशु, पोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, वैशाखादी और पुतनाडु पर भी जबरदस्त उत्साह और उल्लास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग उद्योग से जुड़े 7 शीर्ष लोगों के साथ इस उद्योग की नई गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार गेमर्स की सृजनात्मकता को पहचान दे रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर गेमर्स के साथ अपनी बातचीत का वीडियो भी साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और गेमिंग उद्योग को औपचारिक बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स उद्योग को सहायता प्रदान करने और उसे बढ़ाने में मदद करने के रास्ते तलाशेगी। तीर्थ मेहता, पायल धरे, अनिमेश अग्रवाल, अंशु बिष्ट, नमन माथुर, मिथिलेश पटनकर और गंगेश गंगाधर सहित सभी गेमर्स ने कहा कि सस्ते इंटरनेट और मेक इन इंडिया जैसी पहल से नई विषय वस्तु तैयार हो पाई है जो विश्व में कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारतीय पौराणिक कथाओं और जलवायु परिवर्तन पर आधारित गेम शुरू करने की सलाह दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने गेमिंग और गेमिंग के बीच के अंतर पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे मानो स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज़ हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। वहीं बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में जांचकर्ताओं को एक और सबूत हाथ लगा है। कैफे में आईडी धमाके के आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोप कोलकाता के इकबालपुर इलाके में ड्रीम गेस्ट हाउस में फर्जी नाम से चेक इन करते हुए दिख रहे हैं। विस्फोट मामले में 42 दिनों की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पश्चिम बंगाल से दोनों आरोपियों अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुजाफिर हुसैन शाहजिब को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों को आज एनआईए ने बेंगलुरु की विशेष अदालत में पेश किया। विशेष एनआईए कोर्ट ने इन्हें 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। अब एनआईए इनसे धमाकों को लेकर पूछताछ करेगी। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की।
तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति के गौरव को देश दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह ने डीएमके पर सनातन विरोधी और राम विरोधी होने का आरोप लगाया। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक नागालैंड की उपेक्षा की। उन्होंने कांग्रेस पर सिर्फ वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस हैड ए पॉलिसी ऑफ वोट पाओ और भूल जाओ, गेट द वोट्स एंड फॉरगेट देम, फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम, भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के पनहुराना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच तालमेल की भारी कमी है। गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं, वो महिला आकर घोषणा कर देती हैं 6 गारंटी की। उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं है। लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है। अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज पटना में परिवर्तन पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने वायदा किया कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में 24 जनवचनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। पार्टी ने एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार 10 फसलों पर नया समर्थन मूल्य लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने का वायदा भी किया। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। तो आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर एनडीए दलों ने कटाक्ष किया है। भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राजद के वादों को हवा हवाई बताया है। ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र है। न इनकी सोच एक है, न इनका नेता एक है, न इनकी नीयत एक है।
और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है, भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एक और जहां विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है, वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। बहुचर्चित रायबरेली संसदीय क्षेत्र में भी इनमें से एक है। यहां से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आम जनता का मानना है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रही हैं ताकि वो मैदान में कांटे की टक्कर दे सकें। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने स्थानीय जनता से बातचीत की। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाजपा जो है अपना प्रत्याशी घोषित करे और साथ में कांग्रेस भी अपना कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ से घोषित करे, ताकि जो ये असमंजस की स्थितियाँ हमारे लोगों के मन में बनी हुई हैं वो थोड़ी स्पष्ट हो जाएं। कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई प्रत्याशी जो है घोषित कर देना चाहिए था। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो इनका तो पूरे देश में ये प्रचार रहा है कि हमारा प्रत्याशी नहीं, हमारा जो कमल का निशान है वही हमारा प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि कांग्रेस पहले घोषित करे और कांग्रेस सोच रही कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे। इसमें रायबरेली के मतदाताओं के सामने एक असमंजस की स्थिति है। बीजेपी अपने एजेंडे के अनुसार ही अपना प्रत्याशी यहाँ पर लाएगी। कांग्रेस बड़ी विचित्र ओफो की स्थिति में है। तो जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर कब ये दल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जारी है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी गारंटियां गिनाई। तो हम एक नई योजना लाए, चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया है। जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। वहीं मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में 19 अप्रैल को मतदान होना और यहां के युवा और दूसरे मतदाताओं के लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश की डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने। मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बालाघाट, और बालाघाट के युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है बालाघाट में, और आखिर क्या मुद्दे हैं उन युवाओं के, कैसी सरकार वो चाहते हैं, हम जानने के लिए निकले हैं उनसे। हम जो सरकार चुनने जा रहे हैं वो सरकार हमारे राष्ट्र को
यानी हम अपने उस सरकार को हमारा राष्ट्र दे रहे 5 साल के लिए, जिस समय में सरकार उस राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए, ये सोच के वोट करूंगा सर मैं। ऐसा उम्मीदवार चुने कि हमारे देश की प्रगति करे और उन्नति की ओर अग्रसर हो। हमारे देश में यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार अभी आती है तो सबसे पहले यूथ के लिए रोजगार के अवसर ओपन करे। ऐसी सरकार होना चाहिए जो मतलब छात्रों का और देश के जो मतलब युवा बेरोजगार हैं उनकी मतलब हेल्प करें। यदि हम इस बार देखें तो यहाँ पे महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है, तो हाँ मुख्य रूप से महिला को केंद्रित करके ही हर चीज़ की जा रही है। हमें पढ़ने बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे गर्ल्स के मेडिकल के कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, हमें यानी कि भोपाल दिल्ली जबलपुर जाना पड़ता है। अगर से बालाघाट में गवर्नमेंट कॉलेज होंगे तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, जो गाँव के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें हॉस्टल्स और कॉलेज में अच्छी स्कॉलरशिप मिले। पेपर्स हो रहे हैं, उनके रिजल्ट डिले हो रहे हैं, तो ये सब परेशानियां हो रही है। जैसे मेन मुद्दे जो है ना यहाँ का डेवलपमेंट में जो है ना एजुकेशन सेक्टर जैसे लैग कर रहा है, लोगों के अंदर बहुत प्रतिभा है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, हर जगह गंदगी, हर जगह यानी जहाँ देखो वहीं कचरा कूड़ा। रोजगार के साधन अगर मिल जाए बालाघाट के लोगों को तो हजारों की तादाद में जो पलायन होता है हर साल बड़े बड़े शहरों की ओर, वो रुक जाएगा। बड़ा पिछड़ा इलाका है मध्य प्रदेश का बालाघाट, लेकिन उनके सामने कई मुद्दे हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनको ध्यान में रखकर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी बार जो अब सरकार आए वो इन मुद्दों को पूरा करने में सफल हो और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे। कैमरामैन गौरव निरुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, बालाघाट। तो देश भर में किस तरीके से जनता जो है अपने मुद्दों को रख रही है, उम्मीदें कर रही है। बात अगर हम राजस्थान की करें तो यहाँ खासतौर से दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आए। दौसा राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। दौसा में बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। मैं इस वक्त हूँ दौसा में और मेरे साथ है बीजेपी के कैंडिडेट कन्हैयालाल मीणा। 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और दौसा पहले ही फेज में चुनाव करेगा, मतदान करेगा। आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस रोड शो के बाद? देखिए, रोड शो के बाद में मैं नहीं, आम जन से भी आप पूछोगे वो सब आपको बता देंगे। वैसे मैं कह सकता हूँ 101% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक 25 की 25 सीटें जीतेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका मुकाबला है कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा से। एक ही समाज के दो लोग हैं आमने सामने, कितना मुश्किल है या कितना आसान है आपके लिए? देखिए, मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं है। आम जन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लगाव है, जो रुझाव है, जो मोदी जी के प्रति, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, मोदी जी के जो काम है, उनके प्रति जितना आम जन का और उनमें जो विश्वास है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे कन्हैयालाल मीणा, जिनका ये कहना है कि मोदी जी के रोड शो के बाद इनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दौसा। वहीं हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने उपगुड़ा क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। माधवी लता AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। प्रचार अभियान के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा उम्मीदवार ने ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने CAA को लेकर ओवैसी के बयान की आलोचना की। Asaduddin Ji needs to explain what is CAA according to him is and what CAA according to the existing central government's definition. Unfortunately, every time Asad Ji wanted to manipulate the law, the acts, and whatever the central party, if it is non-Congress, to their own benefit, just because the people in Hyderabad Lok Sabha Parliament are unaware of the technical terminologies and how deep they are defined. वहीं AIMI अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं है। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हम अपनी कड़ी मेहनत पर हमें भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। तो 24 की चुनौती की जो खबरें हैं वो बस इतनी ही। आगे भी खबरें हैं, आइए करेंगे उनका रुख।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आगामी सोमवार को सुनवाई करेगी। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ईडी के आरोपों में तथ्य दिखता है कि सीएम के तौर पर कुछ खास शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने और आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक के तौर पर इन कंपनियों से मिले रिश्वत का पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने में केजरीवाल की सबसे अहम भूमिका रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप लगाया। हर एजेंसी का आप जिस तरह से 2 मापदंड खड़ा कर रहे हो, यानी एजेंसी को भी आप अपने मुट्ठी में रखना चाहते हो, वो आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकती है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और क्या करना चाहते हो ईडी, सीबीआई और आईटी का? तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को यहां पे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए नजर आए आपके मंत्री। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या धाम की। दरअसल श्री अयोध्या धाम में रामनवमी के अवसर पर होने वाले सूर्य तिलक महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित राघव के मस्तक पर 17 अप्रैल बुधवार के ठीक 12 बजे सूर्य तिलक का दर्शन होगा, जो करीब 5 मिनट तक भक्तों को नजर आएगा। वैज्ञानिकों के सहयोग से लगातार 2 दिनों तक इस सूर्य तिलक का परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। ऐसा पहली बार होगा कि भगवान सूर्य की किरणें परावर्तित होकर सीधे राघव के मस्तक पर पड़ेंगी और उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सूर्य की किरणों से अभिषेक कर उनके अवतार के पर्व को और भी दिव्य बनाएंगी। और आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की, जहां एक व्यस्त मॉल में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल पुलिस ने बताया कि सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में कई लोगों को चाकू मार दिया गया। दिल दहला देने वाली ये घटना वेस्टफील्ड बाउंड्री जंक्शन मॉल परिसर में घटी है। दरअसल घटना के समय मॉल में शॉपिंग करने वालों से उस वक्त ये खचाखच भरा हुआ था। इस हमले में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। साथ ही इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। पुलिस ने कहा है कि जो हमलावर था उसको मार गिराया गया है। घटना के बाद मॉल को फिलहाल बंद कर दिया गया है और लोगों से इस जगह से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पौरी जंक्शन पर हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगबुक के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य साजो सामान बरामद किया। इस अभियान के बारे में बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 6 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 5 हैंड ग्रेनेड, 23 चीनी हैंड ग्रेनेड, 9 40 mm MGL राउंड, 1 पिस्तौल, 9 पिस्तौल मैगजीन, 65 पिस्तौल राउंड, 1 AK-47 राइफल, 5 AK मैगजीन, AK-47 के 1135 राउंड, 1 IED 175
पिकागन राउंड तो दूरबीन और 2 पैसिव नाइट विजन साइटें प्राप्त की हैं। चुनाव से पहले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है। और आज पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बैसाखी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने अरदास कर माथा टेका। पंजाब और हरियाणा में भी बैसाखी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में डुबकी लगाने के लिए उमड़े। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।